हेलो एवरीवन। तो हमने हीजनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल खत्म कर दिया था। ठीक है, अब हमें क्या करना है, एक रिलेशन निकालना है। ठीक है जी, किसके बीच में? डेल्टा एक्स के बीच में और डेल्टा लैम्डा के बीच में। डेल्टा एक्स क्या है? अनसर्टेनिटी इन पोजीशन है। ठीक है, डेल्टा लैम्डा क्या है? अनसर्टेनिटी इन डी ब्रोगली वेवलेंथ। ठीक है, डी ब्रोगली वेवलेंथ। देखो इसमें एक डायरेक्ट फॉर्मूला है। फॉर्मूला क्या है मेरा? डेल्टा एक्स डॉट डेल्टा लैम्डा इज इक्वल टू लैम्डा स्क्वायर बाय 4 पाई। ठीक है, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं और ऐसे भी। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन में तो हम इक्वल टू से ही करते हैं। ठीक है, तो हमारा एक ये बनता है रिलेशन। अब बात आती है, मैंने तुम्हें प्रॉमिस कर रखा है कि जहां पर कोशिश होगी कि जो चीज तुम समझ सकते हो उसको मैं तुम्हें समझाऊंगा। ठीक है, मतलब जो तुम्हारे लेवल का होगा। इसकी डेरिवेशन है, तुम्हें डेरिवेशन याद नहीं करनी है, लेकिन फिर भी मैं तुम्हें डेरिवेशन एक बार समझा देता हूं। समझ आ जाए बहुत बढ़िया, ना आए तो टेंशन नहीं लेनी। ये एक तरह से मैथमेटिकल अप्रोच है। ठीक है, इसके बारे में वो तुमसे एग्जामिनेशन में नहीं पूछ सकता, तुम्हें फॉर्मूला याद होना चाहिए, लेकिन उसको समझने के लिए एक बार डेरिवेशन से भी हम देख लेते हैं कि कैसे जा रही है। ठीक है, डेरिवेशन को याद करने का मत सोचना, बहुत सिंपल है वैसे, लेकिन तुम्हारा भी मैथ्स में हार्ट टाइट होता है क्योंकि अभी भी 11th में आए हो, तो थोड़े बच्चे घबरा जाते हैं। तो घबराना नहीं है। तो देखो डेरिवेशन क्या है, हमें देखो ये रिलेशन पता है। ये रिलेशन क्या होता है मेरा? ये मेरा होता है अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल का। ठीक है, ये तुम्हें पता है। ठीक है, अब तुम्हें एक तरह से लगा लो, अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल को डी ब्रोगली से रिलेट करना है, तो दूसरी इक्वेशन मेरी क्या हो जाएगी? डी ब्रोगली की। ठीक है, दोनों इक्वेशन को लिख दो। अब तुम्हें क्या करना है, किसी तरह इस इक्वेशन में क्या करना है, तुम्हें लैम्डा को घुसाना है। तो वो हम कैसे घुसा सकते हैं? हम क्या करेंगे, इसका डेरिवेटिव ले लेंगे। ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू पी। ठीक है, डेरिवेटिव तुम्हारा हाथ टाइट होता है थोड़ा सा, लेकिन तुमने फिर भी थोड़ा बहुत अब तक पढ़ लिया होगा डेरिवेटिव कैसे यूज करते हैं। ठीक है, अगर मैं लैम्डा का डेरिवेटिव लूंगा विद रिस्पेक्ट टू पी, ठीक है, तो यहां पर मेरा क्या आ जाएगा? डी लैम्डा बाई डी पी इज इक्वल टू एच। मेरा क्या है? कांस्टेंट है, वो बाहर आ जाएगा। ठीक है, अब मुझे पी का डेरिवेटिव लेना है, 1/p का डेरिवेटिव लेना है विद रिस्पेक्ट टू पी। तो क्या बनता है वो? डी बाई बी पी ऑफ 1/p। वो मेरा क्या होता है? उसका मेरा डेरिवेटिव होता है, अगर मैं बोलूं डी, अगर मैं इसका डेरिवेटिव लिखूं तो मेरा होता है -1/x²। ठीक है, तो यहां पर अगर मैं इसका डेरिवेटिव लूंगा h, डी बाई डी पी 1/p का डेरिवेटिव लूंगा तो मेरा क्या आएगा? -1/p²। h तो मेरा कांस्टेंट है। ठीक है, अब तो बाहर पहले ही मैंने निकाल लिया था, तो मेरा ये डेरिवेटिव आ गया। अब अगली बात आती है, देखो ये नेगेटिव साइन मुझे बस ये बता रहा है कि मेरा जो लैम्डा है, ठीक है, लैम्डा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू P है, मतलब लैम्डा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/p, या इसको बोल दो लैम्डा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू P। ठीक है, इसका मतलब बस नेगेटिव साइन ये बता रहा है जैसे जैसे P बढ़ रहा है मेरा लैम्डा कम हो रहा है, मतलब बस नेगेटिव साइन ये बताता है। उसके बाद हमने क्या, उसका मैग्नीट्यूड ले लिया, तो मेरा डी लैम्डा बाई डी पी क्या आ गया? दिस, क्योंकि ये तो बस एक तरह से बस ये बता रहा था कि दोनों एक दूसरे के वो चल रहे हैं इनवर्सली। ठीक है, तो ये मेरा आ गया। अब मैं इस डी को डेल्टा डी लिख सकता हूं, मतलब ये डी टी क्या होता है मेरा? स्मॉल चेंज। अगर मैं डी से करता हूं, डेल्टा मेरा थोड़ा लार्ज चेंज होता है। ठीक है, तो मेरा अगर मैं इस डी को इस डेल्टा से कन्वर्ट कर दूं, ठीक है, ये बस एक तरह स्मॉल चेंज रिप्रेजेंट करता है डी, और डेल्टा मेरा थोड़ा लार्ज चेंज। ठीक है, तो मैंने उसको डेल्टा लैम्डा बाय डेल्टा पी लिख दिया इज इक्वल टू h/p²। अब देखो p² मेरा क्या आ जाएगा? डेल्टा लैम्डा p² बाई ये। ठीक है, डेल्टा लैम्डा डेल्टा पी मैंने इधर ले गया। ठीक है, और सबको रीअरेंज करके मैंने ये बना लिया। अब मुझे क्या करना है, इस डेल्टा पी को यहां पर मैं पुट कर दूंगा। ठीक है, यहां पर जब मैं पुट करूंगा तो मेरा क्या बन जाएगा? डेल्टा एक्स डॉट, ये वाली वैल्यू मैंने यहां पुट कर दी, ये आ गया। उसके बाद मैंने क्या किया, इन दोनों को मैं कहां ले गया? इधर की तरफ। ठीक है, तो मेरा क्या बन गया? ये रिलेशन आ गया जो मैंने अभी तुम्हें स्टार्टिंग में बताया था। ठीक है, डेरिवेशन सिंपल सी है वैसे, लेकिन मैथ से तुम अभी डर जाते हो, तो इसलिए मैं तुम्हें फोर्स नहीं करूंगा, लेकिन तुम्हें ये फॉर्मूला याद होना चाहिए। डेरिवेशन मैंने समझा दी कहां से आया। ठीक है, अब इस पर एक बेस्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। हमें क्या दे रखा है? इलेक्ट्रॉन है जिसको एक्सेलरेट किया हमने, वोल्टेज अप्लाई किया, वोल्टेज कितनी? 6 वोल्ट। ठीक है, अगर अनसर्टेनिटी इन पोजीशन दे रखी है हमें इतनी है, तो अनसर्टेनिटी इन डी ब्रोगली वेवलेंथ। ठीक है, अब तुम्हें समझ आ गया, अनसर्टेनिटी इन पोजीशन दे रखी है और डी ब्रोगली वेवलेंथ निकालनी है, तो ये फॉर्मूला लग जाएगा। मेरा क्या फॉर्मूला बन जाएगा? ठीक है, ये बन जाएगा। ठीक है, अब मुझे क्या करना है? डेल्टा लैम्डा निकालना है। तो मुझे ये पता है, ये नहीं पता, लेकिन ये नहीं पता, लेकिन मुझे उसने वोल्टेज दे दिया, तो मुझे एक फॉर्मूला पता है लैम्डा निकालने का, जो क्या होता है? ये फॉर्मूला होता है। अगर मैं इलेक्ट्रॉन की बात कर रहा हूं, ठीक है, तो ये फॉर्मूला होता है, इलेक्ट्रॉन की बात ही कर रहा हूं, तो यहां पर अगर मैं वैल्यू पुट करूंगा तो मेरा क्या बन जाएगा? ये बनेगा 6, किस पे जाएगा मेरा? ये 6 × 25 √25।
ठीक है, विच इज इक्वल टू 5 एंगस्ट्रॉम। मेरा आ जाएगा लैम्डा की वैल्यू, बस अब पुट कर दो तो मेरा क्या बन जाएगा, मुझे क्या निकालना है, डेल्टा लैम्डा। ठीक है, डेल्टा एक्स की वैल्यू मुझे क्या गिवन है, 7/22 नैनोमीटर है। ठीक है, तो ये मेरा क्या बन गया, -9। ठीक है, ऐसे लिख दो, मीटर में मैंने कर दिया। लैम्डा स्क्वायर क्या, 5 इंटू 10⁻⁻10 का स्क्वायर, ठीक है, अपॉन 4π। ठीक है, ये बन जाएगा। अब मेरा क्या हो जाएगा, देखो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, 1/22/7 लिख सकता हूँ। ठीक है, इंटू 10⁻⁹ इंटू डेल्टा एक्स इज इक्वल टू, ये मेरा क्या बन जाएगा, 25 इंटू 10⁻, ये मेरा क्या बन जाएगा, -20 अपॉन 4 इंटू 22/7। इससे मेरा ये कट जाएगा। ठीक है, तो मेरा डेल्टा एक्स, डेल्टा लैम्डा क्या आ जाएगा, डेल्टा लैम्डा मेरा आ जाएगा 25/4। ठीक है, इंटू 10⁻, ये क्या, ये नीचे चला जाएगा तो ये मेरा -11, ये मेरा क्या बन जाएगा, 4 6 24। इसको मैं क्या लिख सकता हूं, 0.625 एंगस्ट्रॉम। तो ये मेरा क्या आ जाएगा आंसर, विच इज डेल्टा लैम्डा। तो ये मैंने डेल्टा लैम्डा की वैल्यू निकाल लिया जो कि आई 0.625 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, ये ऐसा क्वेश्चन आएगा, इसमें ज्यादा डिफिकल्ट नहीं आता, तुम्हें बेसिकली फॉर्मूला याद होना चाहिए। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। अगली बात आती है अब कि बोहर का मॉडल डिस्कार्ड क्यों हुआ था। ठीक है, अभी तक हमने उसकी बात नहीं की कि डिस्कार्ड क्यों हुआ था। उसका रीजन ये है, देखो हमने अभी क्या बात की है, हमने ये बात की जब ये न्यूक्लियस है। ठीक है, बोहर ने क्या बोला, ये न्यूक्लियस है, जो मेरा इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ पर रिवोल्व कर रहा है। ठीक है, यहाँ पर फिक्स्ड ऑर्बिट्स पे रिवोल्व कर रहा है, जिसके हमने क्या रेडियस, जैसे अगर R1 की बात करता हूँ हाइड्रोजन के केस में, तो मैंने निकाल दी थी 0.529 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, हमने साफ साफ बोल दिया इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ पर रिवोल्व कर रहा है। लेकिन हुआ क्या एक्चुअली में, अगर मुझे किसी भी पार्टिकल का पाथ पता करना है, ठीक है, अगर मुझे किसी पार्टिकल का पाथ पता करना है तो मुझे उसकी पोजीशन, ठीक है, पोजीशन, वेलोसिटी, दोनों चीजें पता होनी चाहिए एक ही टाइम पर, उसका अगर मुझे पाथ पता करना है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया, मुझे अगर किसी का भी पार्टिकल का पाथ पता करना है तो मुझे उसकी पोजीशन और वेलोसिटी एकदम, मतलब दोनों के साथ में मुझे ये दोनों चीजें चाहिए, तभी मैं उसका पाथ बता सकता हूं। ठीक है, लेकिन हमें ये चीज पता चल गई अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के हिसाब से कि हम एक ही पार्टिकल का, मतलब यहाँ इलेक्ट्रॉन की बात हो रही है, उसका पोजीशन और उसकी वेलोसिटी फाइंड आउट नहीं कर सकते साइमल्टेनियसली। ठीक है, एग्जैक्ट नहीं पता कर सकते, एरर होता ही होता है उसके अंदर। अगर हम उसकी एग्जैक्ट पोजीशन पता नहीं कर सकते और एग्जैक्ट वेलोसिटी नहीं पता कर सकते, दोनों इकट्ठे, मतलब अगर ये पता कर लेते हैं तो ये नहीं कर पाते, मतलब तो अब तक हम उसका पाथ नहीं बता सकते। लेकिन बोहर ने तो उसका पाथ ही बता दिया था सीधा कि वो यहाँ पर हमें मिलेगा। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया, इस वजह से मेरा बोहर का मॉडल डिस्कार्ड हो गया था। ठीक है, अब देखो क्या बोल सकते हैं हम, अकॉर्डिंग टू बोहर्स मॉडल इलेक्ट्रॉन इज मूविंग इन अ फिक्स सर्कुलर पाथ। ठीक है, बोहर ने बोल दिया, लेकिन अगर हम बात करें कि पाथ को तभी हम डिफाइन कर सकते हैं जब हमें उसकी वेलोसिटी और पोजीशन पता हो एग्जैक्टली एट द सेम टाइम, मतलब साइमल्टेनियसली दोनों चीजें पता होनी चाहिए। ठीक है, जो कॉन्ट्राडिक्ट कर जाती है किसको, हिजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल को। तो इसका मतलब क्या हो गया कि हम ये बोल सकते हैं कि यहाँ न्यूक्लियस से यहाँ पर इलेक्ट्रॉन, मतलब इतनी रेडियस से पाया जा सकता है, मतलब प्रोबेबिलिटी बोल सकते हैं कि यहाँ पर पाए जाने की उम्मीद बहुत ज्यादा है। ये नहीं बोल सकते यहीं पर ही मिलेगा। तो हम इनडायरेक्टली क्या बोल सकते हैं कि वी कैन ओनली डिफाइन द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन अराउंड द न्यूक्लियस, मतलब हम ये नहीं बोल सकते यहां मिलेगा। हाँ, ये बोल सकता हूं कि उम्मीद है कि मुझे इलेक्ट्रॉन जो है वो इतनी रेडियस पर यहां पर घूमता हुआ मिलेगा। ठीक है, उम्मीद है, श्योरिटी नहीं दे सकते। ठीक है, तो इस वजह से बोहर का मॉडल डिस्कार्ड हो गया था। उसके अगली बात क्या आती है, उसके अगले एक मॉडल आता है। ठीक है, बोहर के बाद मॉडल आता है, वो है सोमरफेल्ड मॉडल। ठीक है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस उसके एक दो वर्ड समझ लो होता क्या है। ठीक है, सोमरफेल्ड मॉडल। ठीक है, ये क्या था, कुछ भी नहीं था। ये क्या था, इट वॉज एन एक्सटेंशन, इट वॉज एन एक्सटेंशन ऑफ बोहर्स मॉडल। ठीक है, बोहर्स मॉडल का एक्सटेंशन था। कैसे था, उसने क्या किया, ही इंट्रोड्यूस्ड, उसने क्या इंट्रोड्यूस कर दिया, द एलिप्टिकल पाथ। ठीक है, एलिप्टिकल पाथ ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मूविंग अराउंड द न्यूक्लियस। ठीक है, मतलब क्या हो गया, सोमरफेल्ड मॉडल क्या था, बोहर के बाद एक और बंदे ने मॉडल दिया जिसने बस उसको थोड़ा सा मॉडिफाई कर दिया। उसने क्या बोला,
जो इलेक्ट्रॉन है वो मेरा सर्कुलर पाथ में नहीं, वो एलिप्टिकल पाथ में घूम रहे हैं। ठीक है, तो उसकी वजह से क्या हो गया, उसके अंदर थोड़ी सी इंप्रूवमेंट होगी बोहर मॉडल में। ठीक है, बोहर मॉडल में थोड़ी सी इंप्रूवमेंट हो गई थी, तो ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस हमें इसके बारे में ये पता होना चाहिए उसने क्या किया था। बस सर्कुलर पाथ की जगह उसने क्या बोल दिया था, एलिप्टिकल पाथ होता है। ठीक है, एलिप्टिकल पाथ होता है, उसकी वजह से क्या कर पाया था, ही वॉज एबल टू एक्सप्लेन द फाइन लाइन्स ऑफ हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, या हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम बोलो। ठीक है, मतलब क्या है, देखो अभी हमने क्या पढ़ा था, हमने ये बोला जब हमने इसकी ड्रॉबैक्स की थी, हमने क्या बोला था कि एक तो वो बस मल्टी इलेक्ट्रॉन पर तो लग ही नहीं पा रहा था। ठीक है, यूनी इलेक्ट्रॉन मतलब जिसमें एक इलेक्ट्रॉन था उन पर ही लग पा रहा था। एक हमने स्प्लिटिंग के बारे में पढ़ा था कि स्प्लिट हो जाती है। तीसरा एक और लिख लेना उसके अंदर कि एक फाइन लाइंस भी होती है। ठीक है, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में फाइन लाइंस का मतलब क्या है, अभी जो हम देख रहे हैं वो हम जिससे भी देख रहे हैं उसका मतलब क्या हो गया, उसकी रिजोल्विंग पावर ज्यादा है। रिजोल्विंग पावर मतलब क्या हो गया, मैं जो इस लाइन को देख रहा हूं ना, मुझे दूर से दिख रही है कि एक ही लाइन है। ठीक है, लेकिन एक्चुअली में ये क्या है, बहुत लाइनों से बनी हुई है। ठीक है, तो अगर मैं किसी इंस्ट्रूमेंट को एक तरह से ज्यादा एक्यूरेसी वाला, मतलब जो ज्यादा जूम कर सके, उससे देख रहा था तो मुझे ज्यादा लाइंस मिल रही थी। ठीक है, तो वो फाइन लाइंस को जो हाइड्रोजन का जो बोहर का मॉडल था वो एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा था, सोमरफेल्ड मॉडल ने ये चीज एक्सप्लेन करती थी। ठीक है, हमें इसकी डिटेल में नहीं जाना, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस इससे सोमरफेल्ड मॉडल से तुम्हें एक बात उठानी है कि उसने बस क्या बोल दिया था, एलिप्टिकल पाथ होता है। ठीक है, तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, तो इस पर इतना फोकस नहीं करना। ठीक है, तो अगला देखो, अब हमारा क्या होने वाला है, अब हमारा स्टार्ट होगा क्वांटम मैकेनिक्स। क्वांटम मैकेनिक्स क्या है, तो देखो व्हाट वाज द नीड फॉर क्वांटम मैकेनिक्स, हमारी क्वांटम मैकेनिक्स क्यों आई। ठीक है, क्वांटम मैकेनिक्स क्या है, अभी तुम्हारी अभी स्टार्ट होगी। ठीक है, एक तरह से जो भी हमने डी ब्रोगली पढ़ा, ठीक है, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल पढ़ा। ठीक है, वो क्या थे, वो हमारे ब्रिज थे क्लासिकल मैकेनिक्स से क्वांटम मैकेनिक्स के। ठीक है, वो हमारे ब्रिज थे। ठीक है, उन पर चल के हम क्वांटम मैकेनिक्स में पहुंचते हैं। ठीक है, तो वो उन्होंने हमें क्वांटम मैकेनिक्स में जाने के लिए एक रास्ता दिखाया था। ठीक है, तो होता क्या है, देखो सबसे पहली बात है क्लासिकल मैकेनिक्स क्या होता है। क्लासिकल मैकेनिक्स वो होता है जो न्यूटन्स के लॉ पढ़ते हो ना, तो लॉज ऑफ मोशन जो उनको फॉलो करता है। ठीक है, वो हमारा क्लासिकल मैकेनिक्स होता है। ठीक है, तो क्लासिकल मैकेनिक्स क्या होता है, अगर हम बोले अकॉर्डिंग टू क्लासिकल मैकेनिक्स, या हम ये बोल सकते हैं, ये लिख लो, क्लासिकल मैकेनिक्स was able to explain the motion of मैक्रोस्कोपिक बॉडीज। मैक्रोस्कोपिक बॉडीज मतलब क्या हो गया, जो हमारी बड़ी बॉडीज होती है। ठीक है, उनको एक्सप्लेन कर पा रहा था उनके मोशन को। क्लासिकल मैकेनिक्स क्या है मेरा, क्या बोल सकते हैं हम उनको, जो न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन थे। ठीक है, वो हमारी क्लासिकल मैकेनिक्स होता है। ठीक है, तो वो क्या होता है, क्लासिकल मैकेनिक्स क्या था, वो एक्सप्लेन कर पा रहा था मोशन किसका, मैक्रोस्कोपिक बॉडीज। ठीक है, बट लेकिन इट वॉज नॉट एबल टू एक्सप्लेन द मोशन ऑफ माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स। वो माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स के मोशन को एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा था। रीजन क्या था, क्यों नहीं कर पा रहा था, उसका रीजन ये था क्योंकि उसने अकाउंट नहीं किया था, मतलब उसने ये चीज पर फोकस नहीं किया कि जो मैटर होता है, जो माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स है, उनका वेव नेचर भी होता है और पार्टिकल नेचर भी, मतलब ड्यूअल नेचर होता है। ये जो होती है क्लासिकल मैकेनिक्स, वो तो बस एक ही चीज पर चल रही होती है कि पार्टिकल नेचर है। ठीक है, लेकिन हमें ये चीज तो पता चल गई, जो माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स होते हैं उसका ड्यूअल नेचर होता है। ठीक है, तो हम क्या बोल सकते हैं, ही वॉज नॉट एबल टू एक्सप्लेन द मोशन ऑफ माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स लाइक इलेक्ट्रॉन्स, एटम्स, ठीक है, मॉलिक्यूल्स, इनके बारे में नहीं बता पा रहा था। क्यों, बिकॉज इट डू नॉट अकाउंट्स फॉर द ड्यूल नेचर ऑफ द माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स। ठीक है, वो माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स को
बस एक पार्टिकल नेचर करके कर पा रहा था, लेकिन हमें तो पता चल गया उसका तो ड्यूअल नेचर है। तो ड्यूअल नेचर क्लासिकल मैकेनिक्स का मतलब नहीं होता, ठीक है। क्लासिकल मैकेनिक्स अपना बस मैक्रोस्कोपिक बॉडीज पे लगती है, ठीक है, क्योंकि वहां पर हम उसका पार्टिकल नेचर लेके चल रहे थे, लेकिन अब हमें पता चल गया कि उनका ड्यूअल नेचर होता है, ठीक है। तो इसी वजह से हमारी अ न्यू ब्रांच वॉज इंट्रोड्यूस्ड called क्वांटम मैकेनिक्स, ठीक है। अब हमारा क्या हो गया, क्वांटम मैकेनिक्स की नीड हमें क्यों पड़ी, क्योंकि जो हमारी क्लासिकल मैकेनिक्स थी वो मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स के मोशन को एक्सप्लेन कर पा रही थी, ठीक है, लेकिन माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स के मोशन को एक्सप्लेन नहीं कर पा रही थी। क्यों? क्योंकि वो क्या बेस्ड थी ड्यूअल नेचर ऑफ, ठीक है, ड्यूअल नेचर पर बेस्ड थी, ठीक है। और हमें पता है कि ड्यूअल नेचर अगर आ गया तो ये वाली जो थ्योरी है वो इस पर नहीं लग पाएगी। तो इस वजह से अब हमें क्या, कहां पर जाना पड़ा, क्वांटम मैकेनिक्स के पास इसका आंसर देने के लिए, ठीक है। तो अब हमारी स्टार्ट होगी क्वांटम मैकेनिक्स। तो देखो तो अब हमें क्या पढ़ना है, श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। ये क्या होती है, इसका यूज कैसे होता है, अब हम उसके बारे में सारा पढ़ेंगे। लेकिन ये पढ़ने से पहले सबसे पहली बात ध्यान से सुनो कि अब तुम क्वांटम मैकेनिक्स पढ़ने जा रहे हो, ठीक है। क्वांटम मैकेनिक्स से एक तरह से लगा लो कि तुम्हारी नई शुरुआत हुई है, ठीक है। क्लासिकल मैकेनिक्स अभी तक पढ़ते थे, क्वांटम मैकेनिक्स पढ़ोगे, ठीक है। तो एक बात का ध्यान रखना, एक बात बताओ, जब तुमने स्टार्टिंग में क्लासिकल मैकेनिक्स पढ़ी थी, ठीक है, न्यूटन लॉज पढ़े थे, थोड़ी सी उसमें दिक्कत आई थी। क्यों आई थी? क्योंकि हमारे लिए नए थे। बचपन में हम जब एबीसीडी सीखते हैं तब हमें वो भी मुश्किल लगती है उस टाइम पर। क्यों? क्योंकि वो उस चीज में हमें शुरुआत होती है, ठीक है। तो एक तरह से लगा लो कि तुम्हारी क्वांटम मैकेनिक्स की शुरुआत हुई है। तो इस चीज में घबराना नहीं है, जो मैं समझाऊंगा हर वर्ड को समझना है, ठीक है। ये एक तरह पूरा मैथमेटिकल पोर्शन होता है ज्यादा, ठीक है। तो इसमें बायो वाले स्टूडेंट्स को थोड़ी सी ज्यादा दिक्कत आ जाती है, ठीक है। वो क्यों आती है? क्योंकि वो कई बार ज्यादा सोच जाते हैं, ठीक है, मतलब वो एक पॉइंट पर बैठ जाते हैं कि ये क्यों हो रहा है, ठीक है। क्वांटम मैकेनिक्स पूरी मैथमेटिकल अप्रोच होती है, तो मैं कोशिश करूंगा कि तुम्हें पूरा उसका साइंटिफिक रीजन दूं, ठीक है। लेकिन वही बता रहा हूं कि ये ज्यादातर मैथमेटिकल अप्रोच है। और दूसरी बात, इसके अंदर बहुत सारे सिंबल्स आएंगे, कुछ नोटेशंस आएंगी, ठीक है, उनको समझना है, ठीक है। उनमें ये नहीं कि उसके अंदर डीप थिंक, मतलब अंदर ही घुस जाना है उस चीज के। जितना मैं बताऊंगा वो सफिशियंट है, ठीक है, मतलब मोर देन सफिशियंट है। क्योंकि मैंने जो ये सारा भी करवाऊंगा उसमें ये लगा लेना कि मैं इससे ज्यादा तुम्हें कहीं पर भी नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि वहां पर तुम्हें श्रोडिंगर इक्वेशन में बस एक इक्वेशन दिखेगी और उसके बारे में मैं कोशिश करूंगा तुम्हें समझाऊं कि कहां से आई है, ठीक है, उसका ओरिजिन कहां से हुआ, मतलब बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप चलेंगे, ठीक है। तो प्लीज एक मेरी रिक्वेस्ट है कि तुम इसके अंदर ज्यादा नहीं सोचोगे, ठीक है, ज्यादा नहीं सोचोगे मतलब कि ये कहां से आया, ये क्यों हुआ, ठीक है, क्योंकि ये तुम्हारे लिए एक तरह से एबीसीडी स्टार्ट हो रही है क्वांटम मैकेनिक्स की, ठीक है। तो इसमें ज्यादा नहीं सोचना। तो हम स्टार्ट करते हैं श्रोडिंगर वेव इक्वेशन, ठीक है। सबसे पहली बात, ये क्या है, ठीक है, श्रोडिंगर वेव इक्वेशन क्या है। देखो अभी हमने क्या बोला कि जो हमारे पार्टिकल होते हैं उनका वेव नेचर भी होता है, ठीक है। तो जैसे हम याद करो, मैं ये वेव बनाता हूं, साइन वेव, कोस वेव, उनका क्या नेचर होता है, हम उनका एक वेव का फॉर्मूला बनाते हैं, पढ़ते हैं साइन वेव का फॉर्मूला क्या है, कोस वेव का फॉर्मूला क्या है, ठीक है, उनके फॉर्मूलाज होते हैं। तो वैसे ही ये हमारी क्या होती है, ये हमारी क्या वेव मोशन एसोसिएटेड विद द पार्टिकल्स पर बेस्ड है। मतलब क्या हो गया, जो मेरे पार्टिकल्स है उनका वेव नेचर है, उस पर बेस्ड एक वेव का वो है इक्वेशन है, ठीक है। हर वेव की इक्वेशन होती है। जैसे अगर मैं बोलता हूं इसकी इक्वेशन क्या है, इसकी इक्वेशन क्या है, हम निकालते हैं y इक्वल टू kx स्क्वायर, y इक्वल टू mx, y इक्वल टू mx प्लस c, वो क्या होते हैं, इक्वेशन ही होती है, ठीक है, कर्व की, ठीक है। तो ये क्या है, वेव मोशन की एक इक्वेशन है, ठीक है। अगली बात क्या आती है, हमें अगर वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं 3D में, ठीक है, तो अगर मैं देखो मेरा इलेक्ट्रॉन है वो मूव कर रहा है, ठीक है, उसके वेव नेचर की जब मैं बात करूंगा, ठीक है, तो उससे उसकी एक इक्वेशन होती है जिसको हम क्या बोलते हैं, श्रोडिंगर वेव इक्वेशन, ठीक है। तो फॉर द वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन 3D मतलब कि 3 डायमेंशन में, ठीक है, अराउंड द न्यूक्लियस एक इक्वेशन दी गई थी, ठीक है, जिसको हम श्रोडिंगर इक्वेशन बोलते हैं, ठीक है। तो सबसे पहली बात, श्रोडिंगर इक्वेशन क्या है, वो पार्टिकल के वेव नेचर पे बेस्ड है, ठीक है, और वो क्यों दी गई थी, वो इलेक्ट्रॉन के वेव नेचर पर डिपेंड करके, इलेक्ट्रॉन जो न्यूक्लियस के अराउंड घूम रहा है, ठीक है, वहां पर प्रेजेंट है, उसका प्रोबेबिलिटी मतलब उसके बारे में बताने के लिए दी गई थी, ठीक। तो देखो ये इक्वेशन है मेरी, इसको याद करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये इक्वेशन क्या है मेरी, डी स्क्वायर साई बाई डी एक्स स्क्वायर, ये मेरा क्या है, वेव फंक्शन है, ठीक है। ये क्या मेरा साई, इसको डिनोट कैसे करते हैं हम, साई, ठीक है। ये बिल्कुल इसको हम वैसे ही ट्रीट करेंगे जैसे हम देखो y इज इक्वल टू के एक्स करते हैं, ठीक है, y इक्वल टू के एक्स होता है। अगर मैं dy
बाय dx करता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर मेरा जैसे y एक फंक्शन है वैसे ही मेरा ये साई भी एक फंक्शन है, ठीक है। इसको बोलते कैसे, साई, ठीक है। तो डी स्क्वायर साई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर साई बाई डी वाई स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर साई बाई डी जेड स्क्वायर प्लस 8 पाई स्क्वायर एम एच अपॉन एच स्क्वायर ई माइनस पी साई इज इक्वल टू 0, ठीक है। हर सिंबल का मतलब क्या है, ठीक है। हर सिंबल देखो एक्स वाई जेड तुम्हें पता है वो क्या बताते हैं मुझे, कोऑर्डिनेट्स, ठीक है। जो ये मेरा साई है, ठीक है, ये क्या बताता है, वेव फंक्शन, ठीक है। ये फंक्शन है जैसे y मेरा एक फंक्शन होता है, ये भी एक फंक्शन है जो कि वेव को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। इसको हम एम्पलीट्यूड ऑफ वेव भी बोलते हैं, पढ़ेंगे आगे क्या होता है, ठीक है। अगला क्या है, E क्या है, मेरी टोटल एनर्जी इलेक्ट्रॉन की, ठीक है। V क्या है, मेरा पोटेंशियल एनर्जी है उसकी, ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी तुम्हें पता है। M क्या है, उसका मास है। H क्या है, प्लैंक्स कांस्टेंट है, ठीक है। उसके बाद क्या आता है, ये इतनी बड़ी इक्वेशन है, ठीक है। इस इक्वेशन को हम एक शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं। वो शॉर्ट फॉर्म क्या होती है मेरी, H के ऊपर ये मेरा क्या है, कैप, ठीक है। H साई इज इक्वल टू ई साई, ठीक है। तो मैं इसको क्या बोलता हूँ, ये मेरा ऑपरेटर का साइन होता है, ठीक है। ऑपरेटर तुम्हें नहीं समझना क्या है, तो ये बस एक कैप होती है, ठीक है। H के ऊपर एक कैप बनी हुई है ऐसे, ठीक है। तो मैं क्या बोल सकता हूँ, जो मेरा H कैप है ये, ठीक है, ये मेरा H ऑपरेटर बोलते हैं वैसे इसको, ठीक है। H ऑपरेटर है वो क्या है, हैमिल्टोनियन ऑपरेटर, ठीक है। वैसे इसका नाम तुम ऑपरेटर ही बोलो, सही रहेगा, हमें सही सीखना है, ठीक है। तो इसको हम ऑपरेटर बोलते हैं, जब इसी के ऊपर कोई चीज आ जाता है तो उसका नाम ऑपरेटर हो जाता है। तो मेरा क्या होगा, H ऑपरेटर है जिसको हम क्या बोलते हैं, हैमिल्टोनियन ऑपरेटर, ठीक है। तो ये मतलब इसी की शॉर्ट फॉर्म है, ठीक है। ये जो H है ना, इसके अंदर मेरा क्या आ जाता है, जो बाकी सारी टर्म्स है ना उसके अंदर इंक्लूड हो जाती है। जैसे अगर मैं कई बार बोल नहीं देता एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, मान लो जेड हो गई, तो वैसे ही एक टर्म होती है, ठीक है। तो इस पर इतना स्ट्रेस नहीं देना, बस ये क्या होता है, ये भी एक तरह से श्रोडिंगर इक्वेशन ही है, बस उसकी क्या है, शॉर्ट फॉर्म है, ठीक है। इसमें क्या होता है, जो मैं ई है ना इसके अंदर, ई क्या होता है, वो मुझे क्या बताता है, जो वैल्यू ऑफ ई है वो रिप्रेजेंट करता है क्वांटाइज्ड वैल्यूज ऑफ एनर्जी। ये तुम्हें पता ही है कि जो एनर्जी होती है वो क्वांटाइज्ड होती है, ठीक है। जब वो घूम रहा होता है तो वो क्या होता है, जो ई होती है वो क्या रिप्रेजेंट कर रही है, क्वांटाइज्ड वैल्यू ऑफ एनर्जी, ठीक है। जो कि इलेक्ट्रॉन की हो सकती है एटम के अंदर, जब वो घूम रहा है उसकी क्वांटाइज्ड एनर्जी, क्वांटाइज्ड मतलब तुम्हें पता चली गया कि उसकी कुछ फिक्स्ड वैल्यूज ऑफ एनर्जी होगी, ठीक है। तो क्या हो गया, वो जो कोरोस्पोंडिंग जो वो एनर्जी है, ठीक है, जो मान लो इसकी एनर्जी है, इसकी एनर्जी, इसकी एनर्जी है, ठीक है, सबकी एनर्जी क्वांटाइज्ड होगी। तो इस एनर्जी जो क्वांटाइज्ड एनर्जी है उसके एसोसिएटेड एक वेव फंक्शन होगा, ठीक है, उसके एसोसिएटेड एक फंक्शन होगा, इसको हम वेव फंक्शन बोलते हैं, ठीक है। तुम्हें कुछ ऐसे याद नहीं करना, याद तुम्हें ये करना है, ठीक है। ये बात मैं तुम्हें समझाने के लिए लिखवा रहा हूँ, ठीक है। ये चीजें ये याद होनी चाहिए, ये पढ़नी है, ठीक है, पढ़नी है, ये वाली चीज पढ़ ली, ये पढ़ ली ताकि समझ आए, ठीक है। अगली बात क्या है, सिग्निफिकेंस क्या है वेव फंक्शन, ठीक है। एक्चुअली में जो मेरा ये है साई, उसका कोई सिग्निफिकेंस नहीं होता, मतलब उसका फिजिकल सिग्निफिकेंस कुछ भी नहीं है, वो बस एक एम्पलीट्यूड बताता है, ठीक है। सिग्निफिकेंस बेसिकली कुछ नहीं होता, लेकिन जो मेरा साई स्क्वायर होता है, ठीक है, जो मेरा साई स्क्वायर होता है उसका एक सिग्निफिकेंस होता है। मतलब अगर मैं साई का बोलूं तो उसका कोई फिजिकल सिग्निफिकेंस नहीं है, कोई वजूद नहीं है, लेकिन अगर मैं साई स्क्वायर बोल रहा हूं तो उसका एक वजूद है, मतलब फिजिकल सिग्निफिकेंस है। वो हमें क्या बताता है कि प्रोबेबिलिटी बताता है इलेक्ट्रॉन को फाइंड आउट करने की। मतलब कि अगर मेरा इलेक्ट्रॉन यहाँ घूम रहा है, अगर मैं उसका साई स्क्वायर निकालूंगा तो मुझे क्या बता देगा कि उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है वहां पर घूमने की, ठीक है। तो साई की कोई फिजिकल सिग्निफिकेंस नहीं है, साई स्क्वायर क्या होता है, वो मुझे प्रोबेबिलिटी बताता है ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब अगली बात क्या आती है, एग्जांपल देता हूं, ठीक है। मान लो मेरा हाइड्रोजन एटम, ठीक है, मेरा एक हाइड्रोजन एटम है, ठीक है। हाइड्रोजन एटम का मैंने क्या किया, एक कैमरा लिया, ठीक है। अपना तुम शूट करने गए हो, कैमरा बेस अपना नहीं जो तुम घर में लेके बैठे होते हो, जिसके अंदर से हम क्या बिल्कुल छोटे पार्टिकल्स भी देख सके, ठीक है। तो मैंने क्या किया, एक कैमरा लिया, बहुत मतलब वो छोटे पार्टिकल्स को भी देख सकते। मैंने हाइड्रोजन एटम लिया, उसको मैंने क्या देखने लगा, ठीक है। मैंने क्या बोलते हैं हम उसको, लगातार कैप्चर करना, ठीक है। मतलब मैंने क्या बहुत सारे कॉन्टिन्यूस में शॉट्स लेता जा रहा हूं, ठीक है। तो मैं जब शॉट्स लेता जा रहा हूं तो मैं हाइड्रोजन एटम के केस में क्या देख रहा हूं, मुझे देखो इलेक्ट्रॉन पता है मुझे, जब मैं कॉन्टिन्यूस शॉट्स ले रहा हूं, ठीक है, मतलब हम क्या बोलते हैं उसको, बर्स्ट शूट, ठीक है। वो क्या होता है, जब मैं इसकी कॉन्टिन्यूस लेता जा रहा हूं, ठीक है, वो लाखों करोड़ों ले ली, तो मेरा क्या होता है, मुझे एक ऐसी पिक्चर से दिखती है, ठीक है, ऐसी पिक्चर दिखती है मुझे। तो ये मुझे पिक्चर क्या बता रही है, ये जो मैं डॉट्स बना रहा हूं ना, ये मेरे इलेक्ट्रॉन्स है। मतलब मैं एक फोटो में मेरा इलेक्ट्रॉन यहां दिख रहा है, दूसरे में ऐसे, तो मैं जब बर्स्ट शॉट लेता हूं, ठीक है, बर्स्ट शॉट, तो उसमें क्या हो रहा है, मेरा इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है, मुझे ऐसी एक पिक्चर मिलती है। तो इसका मतलब क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन एक बार यहां था, एक बार यहां, फिर मैंने सारे बार जो शूट वो किया, मैंने कॉन्टिन्यूस कैप्चर किया, उनको इकट्ठा कर दिया। जब मैंने इकट्ठा किया तो मेरा एक ये इमेज बन गई। तो मुझे इससे क्या पता चल गया, जो मेरा इलेक्ट्रॉन है वो कहीं पर भी पाया जा रहा है। मतलब खुद देखो इलेक्ट्रॉन मेरा यहाँ भी है, यहाँ पे, यहाँ पे, तो मेरा इनडायरेक्टली मेरा क्या बन जाता है,
मैं इनडायरेक्टली ऐसा एक रीजन बन गया, ठीक है, एक ऐसा रीजन बन गया जो स्फेरिकल है, ठीक है, स्फेरिकल, ये 3D में है, ठीक है, 3D में मैंने लिया है, ठीक है, तो एक मेरा स्फेरिकल रीजन बन जाता है जिसको हम क्या बोलते हैं, मतलब क्या हो गया कि मेरा इलेक्ट्रॉन इसके अंदर कहीं भी पाया जा रहा है, ठीक है, ये तो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर तो जा नहीं सकता, ठीक है, यहाँ पर न्यूक्लियस के बाहर वो मेरा कहीं पर भी पाया जा सकता है, और इसी टर्म को हम क्या बोलते हैं, ऑर्बिटल। ऑर्बिटल क्या होता है, ऑर्बिटल वो रीजन है अराउंड द न्यूक्लियस जहां पर इलेक्ट्रॉन पाए जाने की प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा होती है, ठीक है, मतलब क्या हो गया, तो मैं ऑर्बिटल को डिफाइन करूंगा, तो ऑर्बिटल को मैं क्या लिख सकता हूं, द रीजन अराउंड द न्यूक्लियस where the probability of finding an electron is maximum। मैक्सिमम ये अराउंड हम बोल देते हैं 90 to 95%। देखो खुद देख लो, यहां पर मेरे जो और मतलब मुझे जो प्रोबेबिलिटी है मैक्सिमम वो मुझे यहीं कहीं मिल रही है, ठीक है, और मुझे अगर मैं इसको एक तरह से समराइज कर दूं तो मेरा एक तरह से एक स्फीयर बन जाएगा, ठीक है, उस स्फीयर के अंदर मेरी इलेक्ट्रॉन पाए जाने की प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा है। ऐसा नहीं है कि यहां पर नहीं हो सकता है, लेकिन वहां प्रोबेबिलिटी बहुत कम है, मतलब बहुत कम हो सकता है, और प्रोबेबिलिटी का मतलब यही होता है कि हो सकती है कोई चीज, लेकिन हमारी जो मैक्सिमम है 90 to 95% है, वो हमारा क्या हो गया, ऑर्बिटल, ठीक है, तो मेरा हाइड्रोजन के केस में जो है इलेक्ट्रॉन है वो स्फेरिकल रीजन में पाया जाता है, ठीक है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, ऑर्बिटल। तो ऑर्बिटल की डेफिनेशन क्या हो गई, द रीजन अराउंड द न्यूक्लियस वेयर द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम। मैक्सिमम में कितनी होती है, अराउंड 90 to 95 बोल देते हैं, ठीक है, तो ये मेरा पार्ट हो गया। अब अगला पार्ट क्या आता है, मुझे श्रोडिंगर इक्वेशन के इंपॉर्टेंट फीचर्स की बात करनी है, ठीक है, श्रोडिंगर इक्वेशन के इंपॉर्टेंट फीचर्स क्या थे उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। इंपॉर्टेंट फीचर्स को स्टार्ट करने से पहले एक बात सुन लो, ठीक है, ये जो अभी हम सारे फीचर्स पढ़ेंगे वो तुम्हें याद नहीं करने, समझने हैं बस, ठीक है, उसको रीड करो, और ऐसा नहीं है कि उसको याद करने बैठ जाना, ठीक है, एनसीईआरटी में या तुमसे एग्जाम पे ये चीज नहीं पूछने वाला, लेकिन इनके अंदर से क्वेश्चन का आंसर कॉम्पिटिटिव में बन सकते हैं। अगर हमें कंसेप्ट ही नहीं पता होंगे तो हम उन क्वेश्चंस का आंसर नहीं दे पाएंगे, ठीक है, तो इनको याद नहीं करना, ठीक है, कोई तुमसे स्टेटमेंट नहीं पूछेगा, बस समझते हुए चलना, ठीक है, क्योंकि अगर जब मैं ये चीजें बोलता हूँ तुम बस सुन के बाहर निकाल देते हो, क्योंकि अब थोड़ा सा इसके अंदर कॉम्प्लिकेटेड वर्ड्स आ जाते हैं, तो इसलिए मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं तुम्हें वो सारे पॉइंट्स लिख के ही दे दूं, ठीक है, ताकि तुम जब इनको पढ़ो, नोटबुक पढ़ो, तो तुम्हें वो रिवाइज होते जाए, ठीक है, क्योंकि मैं तुम्हें बता रहा हूँ ये क्या तुम्हारी एबीसीडी स्टार्ट हुई है, ठीक है, तो मैं एबीसीडी तुम्हारी ये स्टार्ट हुई है, तो मैं क्या चाहता हूँ कि तुम्हें हर एक वर्ड समझ आए, इसलिए मैं तुम्हें ये रिटर्न में ही दे रहा हूँ, ठीक है, ताकि तुम इसको साथ साथ लिख भी पाओ, ठीक है। ये सारी चीजें याद नहीं करनी, फिर से बोल रहा हूँ, जो याद करने वाली चीज होगी वो मैं तुम्हें बता दूंगा, इनको रीड जरूर करना है, 10 बार रीड करना है, लेकिन बैठ के उसको रट्टा नहीं मारना स्टेटमेंट को। ये हमारे क्या है, पूरे एक तरह से श्रोडिंगर इक्वेशन को हम समझ रहे हैं कि होती क्या है, ठीक है। तो सबसे पहला पॉइंट क्या होता है, देखो इलेक्ट्रॉन जो होता है उसकी क्या होती है, क्वांटाइज्ड एनर्जी होती है, हमें पता है। तो इलेक्ट्रॉन इन एन एटम हैव ओनली क्वांटाइज्ड वैल्यू ऑफ एनर्जी, ठीक है, जिसको हम ऑब्टेन कर सकते हैं। कैसे ऑब्टेन कर सकते हैं, श्रोडिंगर इक्वेशन को सोल्व करके, ठीक है। सोल्व करना आता है इक्वेशन को, तुम्हें ये तो नहीं कर पाओगे, नॉर्मल तो इक्वेशन सोल्व करते हो ना, तो वैसे ये भी इक्वेशन है, इसको सोल्व करते होते हैं, ठीक है, उससे हमें क्वांटाइज्ड एनर्जीज नहीं मिलती, ठीक है। अगला पॉइंट क्या है, साई स्क्वायर जो होता है वो हमें क्या देता है, प्रोबेबिलिटी देता है ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन। ये अभी हमने बात कर ली थी, प्रूव भी कर दिया था यहाँ पर बना के, ठीक है। अगला क्या है, हम बस प्रिडिक्ट कर सकते हैं कोई रीजन, ठीक है, न्यूक्लियस के अराउंड बाय फाइंडिंग। हम कैसे फाइंड कर सकते हैं, अगर हम साई स्क्वायर हर पॉइंट पर फाइंड आउट कर ले तो हम एक रीजन बना सकते हैं जिसको हम क्या बोलते हैं, ऑर्बिटल्स। ऑर्बिटल मतलब वही मैंने बताया था जहां पर प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम होती है, ठीक है। तो हम वेव फंक्शन जो हमारा साई है उसको हम ऑर्बिटल वेव फंक्शन भी बोल सकते हैं। क्यों, क्योंकि ये हमारा क्या ऑर्बिटल बनाने में हेल्प कर रहा है, ठीक है। क्योंकि साई स्क्वायर जब हम बनाते हैं, साई स्क्वायर करते हैं तो वो हमारा क्या बता देता है, प्रोबेबिलिटी। तो हमारा क्या, हम जो साई को क्या बोल सकते हैं, ऑर्बिटल वेव फंक्शन बोल सकते हैं, या सिंपली एटॉमिक ऑर्बिटल्स बोल सकते हैं, ठीक है। अगली बात क्या आती है कि इलेक्ट्रॉन के पास बहुत सारे वेव फंक्शन हो सकते हैं, ठीक है। सिंस द इलेक्ट्रॉन कैन हैव मेनी वेव फंक्शंस, ठीक है, देयरफॉर देयर आर मेनी एटॉमिक ऑर्बिटल्स प्रेजेंट। मतलब क्या हो गया, क्योंकि इलेक्ट्रॉन के पास बहुत सारे वेव फंक्शन हो सकते हैं, क्योंकि तुम्हें पता है इस इक्वेशन जो भी हमने इक्वेशन यहाँ लिखी थी, ठीक है, श्रोडिंगर इक्वेशन, उसमें हमारे बहुत सारे वेव फंक्शन हो सकते हैं। अगर हमारे इलेक्ट्रॉन के लिए बहुत सारे वेव फंक्शन हो सकते हैं तो इसका मतलब क्या होगा, बहुत सारे ऑर्बिटल्स भी हो सकते हैं। और अभी हम सारे आगे ऑर्बिटल्स देखेंगे, एस होता है, पी होता है, डी होता है, एफ होते हैं, सारे अलग अलग एटॉमिक ऑर्बिटल्स ही होते हैं, ठीक है।
अगली बात क्या आती है कि जो वेव फंक्शन है ना, ऑर्बिटल वेव फंक्शन, ये जो वो साई है, ठीक है, वो क्या होता है, उसमें सारी इंफॉर्मेशन होती है इलेक्ट्रॉन के बारे में, मतलब उसका एक तरह से डीएनए होता है, उसके बारे में सब कुछ बताता है वो, ठीक है। और हम क्या उसमें से वो इंफॉर्मेशन कैसे एक्सट्रैक्ट करते हैं, क्वांटम मैकेनिक्स की हेल्प से, ठीक है। तो अगला क्या बोल सकते हैं, जब हम उसको सोल्व करते हैं श्रोडिंगर इक्वेशन को, तो हमें 3 क्वांटम नंबर्स मिलते हैं, ठीक है, मतलब 3 क्वांटम नंबर्स मिलते हैं जब उनको सोल्व करते हैं। और एक और क्वांटम नंबर आता है जो इसके सॉल्यूशन से नहीं मिला, मतलब हमने जो इक्वेशन लिखी श्रोडिंगर इक्वेशन, उसके सॉल्यूशन से नहीं मिलता, वो हमारा अलग से निकलता है, ठीक है, लेकिन वो भी हमारा एक तरह से इन तीनों की तरह ही इंपॉर्टेंट होता है हेल्प करने में, कि इंफॉर्मेशन इलेक्ट्रॉन की निकालने में। थर्ड फोर्थ क्या होता है मेरा, एक और होता है जो कि क्या रिप्रेजेंट करता है, स्पिन को, ठीक है। ये 3 अभी क्वांटम नंबर अभी हम पढ़ेंगे, ये कौन कौन से होते हैं मेरे, एन एल एम, ठीक है, एन एल एम, ठीक है। फोर्थ क्या होता है मेरा, जो फोर्थ होता है, कहां गया ये मेरा फोर्थ, ये मेरा कौन सा होता है, एस, ठीक है। इनके बारे में सब पढ़ेंगे। तो 3 क्वांटम नंबर जो होते हैं एन एल और एम, वो क्या श्रोडिंगर को इक्वेशन को सोल्व करके आते हैं, और जो फोर्थ है वो क्या, वो उसके सॉल्यूशन से नहीं आ रहा, और कहीं से आ रहा है, उससे हमें मतलब नहीं है। बस ये याद रखना कि हमें क्वांटम जो 3 क्वांटम नंबर, चारों के चारों क्वांटम नंबर श्रोडिंगर इक्वेशन से नहीं आया, 3 आया, ठीक है, एन एल और एम। जो एस होता है वो क्या बताता है, देखो मेरा इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व तो कर रहा है, ठीक है, सही बात है, लेकिन इलेक्ट्रॉन जो होता है अपनी पोजीशन पे रोटेट भी करता है, ठीक है, रोटेट भी करता है, ठीक है, रोटेट भी करता है, ठीक है। तो वो रोटेट करता है, वो क्लॉकवाइज रोटेट कर सकता है, एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करता है। तो फोर्थ क्वांटम नंबर जो होता है वो इसलिए इंट्रोड्यूस हुआ था कि वो उसको हमें बता सके कि वो क्लॉकवाइज हो रहा है एंटी क्लॉकवाइज। तो हम क्या बोल सकते हैं कि एक और क्वांटम नंबर आता है जो कि स्पिन को रिप्रेजेंट करता है, स्पिन क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज है, ठीक है, वो ऐसे घूम रहा है या ऐसे घूम रहा है, ठीक है। तो हम क्या बोल सकते हैं, फर्दर टू रिप्रेजेंट द स्पिन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन अबाउट इट्स ओन एक्सिस। तुमने पढ़ रखा है, हमारा अर्थ भी क्या होता है, रिवॉल्व कर रहा है और रोटेट कर रहा है अपने एक्सिस पे, ठीक है। तो एक और क्वांटम नंबर दिया जाता है जो कि है एस, ठीक है। अब हम इन क्वांटम नंबर्स के बारे में पढ़ेंगे, ये क्वांटम नंबर्स क्या होते हैं, हमें क्या क्या इंफॉर्मेशन देते हैं। अभी तो हमने पढ़ लिया कि भाई इनको सोल्व करने पे हमें क्या क्वांटम नंबर्स मिलेंगे और वो हमें उसके बारे में सब कुछ बताएंगे। अब हम वही देखेंगे कि ये कैसे बताएंगे, ठीक है। तो हमारा अगला पार्ट क्या आता है, हमें क्या पढ़ना है, क्वांटम नंबर्स, ठीक है। दोबारा से बोल रहा हूं, घबराना नहीं है कि ये तो बहुत सारा, मतलब ये वर्ड्स तो समझ ही नहीं आ रहे हैं, इनको बस रीड करना है, समझने की कोशिश करनी है, ठीक है। कुछ याद करने वाली बात नहीं है इसमें, बस समझना है, ठीक है। ऐसे तुमसे एनसीईआरटी या सीबीएसई या तुम्हारे बोर्ड एग्जाम में ये चीजें नहीं पूछेगा, ठीक है, कि ये बस वो इतना पूछ सकता है कि श्रोडिंगर वेव इक्वेशन लिखो, ठीक है, और लिखने के बाद हर एक चीज क्या बता रही है, वो हमने स्टार्टिंग में किया था। साई स्क्वायर क्या होता है हमें पता चल गया, साई स्क्वायर क्या प्रोबेबिलिटी बताता है, साई क्या होता है उसका कोई फिजिकल सिग्निफिकेंस नहीं होता, ये चीज पूछ सकता है, ठीक है। बाकी ये नहीं पूछेगा कि उसको सोल्व करने पे हमें क्या मिल रहा है, क्यों, फलाना ढिमकाना, ये सब हमारा समझने के लिए था, ठीक है। अब अगला क्या है मेरा, क्वांटम नंबर्स। तो मैं क्वांटम नंबर्स को क्या बोल सकता हूं कि दीज आर द नंबर्स रिक्वायर्ड टू डिटरमाइन द एग्जैक्ट लोकेशन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन एन एटम। ये वो नंबर्स है जिनकी हेल्प से हम इलेक्ट्रॉन की एग्जैक्ट लोकेशन पता कर सकते हैं, ठीक है। तो अब बात आती है कि एक्चुअल में अगर मैं इसको सोचना चाहूं, क्वांटम नंबर्स को मैं कैसे अपनी लाइफ से रिलेट कर सकता हूं, आइए जानते हैं, ठीक है। मान लो तुम्हें अपने दोस्त के घर जाना है, ठीक है, तुम्हारा दोस्त, तुम हॉस्टल में हो, ठीक है, हॉस्टल नहीं तुम पीजी में रहते हो या फ्लैट्स में रहते हो, ठीक है। तो तुम्हारा क्या सीन है, तुम्हें अपने दोस्त के घर जाना है, ठीक है। तो दोस्त के घर जाने के लिए तो तुम्हें सबसे पहली बात क्या पता होना चाहिए कि उसका एड्रेस क्या है, ठीक है। तुमने उसका एड्रेस पता कर लिया, ठीक है। सबसे पहली बात आई कि तुमने उसका एड्रेस पता किया, ठीक है। एड्रेस पता किया, तुमने क्या करना है, उसके घर, उसको पकड़ा के आना है सामान, ठीक है, सामान पकड़ा के आना है। उसके घर वालों ने दिया कि भाई ये मेरे बेटे को सामान दिया, वो पीजी में रहता है, ठीक है। तो सबसे पहली बात तुम उनसे पूछोगे कि उसका एड्रेस क्या है, ठीक है। तो सबसे पहली बात है तुमने उसका एड्रेस पूछा, एड्रेस पे तुम पहुंच गए, लेकिन तुम्हें उसके बारे में यह भी पता होना चाहिए कि वो कौन से फ्लोर में रहता है, ठीक है। तो उसके बाद तुम्हें क्या पता होना चाहिए, फ्लोर कौन से, ठीक है। फ्लोर के बाद तुम्हें क्या पता होना चाहिए, भाई उस फ्लोर पे कितने रूम हो सकते हैं, अब रूम कौन सा है, ठीक है। अब तुम्हें उसके बाद उसका रूम भी पता होना चाहिए। अब बात आती है कि तुम उसके रूम तक पहुंच गए, ठीक है, रूम तक पहुंचे, उसके रूम पे कोई भी नहीं है। अब तुम्हें क्या करना है, उसको सामान पकड़ाना था, ठीक है। तो सामान पकड़ाना है तो तुम्हें उसका एक तरह से वहां पर एक रूम में तुम्हें पता होगा कि पीजीज में अगर हम रहते हैं तो क्या होता है
कि 3-4 बच्चे एक ही रूम में रह रहे होते हैं, सबका अलग अलग बेड होता है, देखा होगा तुमने, टीवी में देखा होगा, 3-4 बेड लगे होते हैं और हर एक बच्चे का एक बेड होता है, ठीक है। तो अब तुम्हें भाई बच्चा तो है नहीं वहां पर रूम पे, वो क्लास गया हुआ है, अब तुम्हें उसका सामान पकड़ाना है, तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा, तो तुम्हें ये भी पता होना चाहिए कि उसका बेड कौन सा है। 3 बेड पड़े, उसका बीच वाला बेड है या उसका ये वाला बेड है या उसका इधर राइट वाला बेड है, ठीक है। तो तुम्हें उसके तक पहुंचना है, अगर उसका सामान उसके तक पहुंचाना है तो सबसे पहले तुम्हें उसका एड्रेस पता होना चाहिए, ठीक है। वो कौन से फ्लोर पे रह रहा है, ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर, कौन से फ्लोर पे, ठीक है। उसके बाद रूम पता होना चाहिए, कौन सा रूम है। उसके बाद तुम्हें यह भी पता होना चाहिए उसका कौन सा बेड है, ठीक है, क्योंकि रूम के अंदर इतने सारे बेड पड़े, अब सामान पकड़ाना है, अगर तुम किसी और के बेड पे रखा है तो वो तो खा जाएगा भाई वो सामान जो उसके घर वालों ने भेजा है। तो मतलब क्या हो गया, अगर मुझे उसके तक पहुंचाना है सामान, मतलब मुझे उसके एग्जैक्ट लोकेशन पता करनी है उसके घर वालों से, तो मैं सबसे पहले उनसे उसका एड्रेस पूछूंगा, फिर फ्लोर पूछूंगा, फिर रूम नंबर और उसमें से कौन सा बेड है, लेफ्ट वाला है, राइट वाला है, मिडल वाला है, कौन सा बेड है, ठीक है। तो वैसे ही क्वांटम नंबर्स का भी वही खेल है, वो क्या बता रहे हैं, हमें एग्जैक्ट लोकेशन बता रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हमें उसका क्या पता होना चाहिए, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर एक तरह से हमारा क्या हो गया, एड्रेस, मेन एड्रेस, कि इलेक्ट्रॉन जो रह रहा है उसका एड्रेस क्या है। तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या हो गया, वो मेरा एड्रेस बताता है। और ये किसने दिया था, बोहर ने, ठीक है। तुमने बोहर में पढ़ा होगा, जो हम शेल्स बोल रहे थे, शेल एंड n = 1, n = 2, वो हमारा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ही है। मतलब क्या हो गया, वो हमें क्या बता रहा है, इट रिप्रेजेंट्स द शेल नंबर। मतलब अगर मैं n = 1 बोल रहा हूं, मतलब मेरा क्या प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू है 1, मतलब वो फर्स्ट शेल में है, ठीक है। अगली बात क्या बताता है, वो हमें क्या बताता है, डिस्क्राइब्स द साइज एंड एनर्जी ऑफ द शेल और एन ऑर्बिटर। ये हमें क्या बताता है, उसका साइज बताता है। अभी तुम ये चीज तो सीख ही चुके हो कि अगर मैं n = 1 बोल रहा हूं, ठीक है, n = 2 बोल रहा हूं, तो मुझे पता है n = 1 से बड़ा होगा। और ये भी तुम्हें पता है, अगर मैं n = 1 बोल रहा हूं तो मैं उससे उसकी एनर्जी बता सकता हूं। एनर्जी का फॉर्मूला क्या था, -13.6 Z²/n², ये हमारा फॉर्मूला था। मतलब क्या हो गया, मेरे को अगर क्वांटम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर पता है तो वो उसके साइज के बारे में भी बताता है और वो उसकी एनर्जी के बारे में भी बताता है। अगला क्या होता है, उसकी वैल्यूज क्या हो सकती है, इंटीग्रल वैल्यूज हो सकती है। वो तुम्हें पता ही है, हाफ, 1.5 ऐसी नहीं होती, उसकी इंटीग्रल वैल्यूज होती है 1, 2, 3, 4। मतलब क्या हो गया, हमारी इसकी वैल्यूज इंटीग्रल होगी। और ये जो इंटीग्रल वैल्यूज है इनका एक नाम दिया हुआ है। मतलब अगर मैं n = 1 बोल रहा हूं तो मेरी क्या होगी, K2 KL, इसका m, इसका n, हमने नाम दे रखा है, ठीक है। आगे जाएगा KLMNO बढ़ता जाएगा, ठीक है। वो हम मतलब क्या होगा, बस हमने अपने आप नाम दे दिया। अगर n = 1 है तो K शेल होगी, n = 2 है तो L होगी, n = 3 है तो M होगी, ऐसे हमने बस नाम दे दिए। अगली बात क्या आती है, अगर मुझे किसी भी शेल में बताना है कि कितने ऑर्बिटल्स प्रेजेंट है। ऑर्बिटल्स मैंने तुम्हें बता ही दिया था, वो एक 3D स्पेस जहां पर इलेक्ट्रॉन पाए जाने की डेंसिटी, वो प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा होती है, ठीक है। अभी हम इसके बारे में पढ़ेंगे, बस अभी तुम ये याद रखो कि अगर मुझे किसी भी शेल में, ठीक है, उसको ऑर्बिट भी बोल सकते हैं, ठीक है, किसी भी शेल या ऑर्बिट में नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स बताने हैं तो उसका एक फॉर्मूला होता है n²। मतलब क्या हो गया, अगर मैं बोल देता हूं n = 1 है, इसका मतलब क्या हो गया, मेरा क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स कितने हो गए, 1। अगर n = 2 तो नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स कितने हो गए, 4। मतलब n = 2 में नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स मेरे 4 हो गए, n = 1 में नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स मेरे कितने हो गए, 1, ठीक है। तो इस बात का ध्यान रखना। बाकी हम ये ऑर्बिटल्स होते कि एक्चुअल में अभी और डिटेल में आगे जाके पढ़ेंगे, ठीक है। अभी तुम्हें बेसिक आइडिया तो पता चल गया कि एक अरेंजमेंट होती है, ठीक है। ऑर्बिटल्स मतलब एक तरह से लगा लो कौन सा बेड है, ठीक है, बेड से उसको कंपेयर कर लो, ठीक है। मतलब क्या होगा, एक शेल में मतलब पूरी एक बिल्डिंग में कितने बेड्स है ये मान लो, ठीक है। अब अगली बात क्या हो गई, अगर मुझे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालने हैं किसी भी शेल में तो वो क्या होता है, डबल हो जाता है। मतलब जितने ऑर्बिटल्स है उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो। मतलब एक ऑर्बिटल में हमारे 2 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, अभी हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। मतलब ये लगा लो जितने ऑर्बिटल्स आ रहे हैं उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, मेरे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे, ठीक है। मतलब एक तरह से लगा लो कि एक बेड पे 2 बच्चे सो सकते हैं। ये तो तुम्हें ही पता है, 2 से ऊपर तो आते भी नहीं है। 2 भी अगर हमारा कोई दोस्त जाता है, हम उसको धक्का मार के, कोई इधर गिर रहा है कोई उधर गिर रहा है, मतलब हम एडजस्ट बड़ी मुश्किल होता है 2 में भी, ठीक है। तो उसको थोड़ा सा रिलेट कर लो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। इन दोनों, इसको हम क्या बोलते हैं, बोहर्स-बरी रूल, ठीक है। इतना बस नाम है, ये कुछ भी नहीं है। बोहर्स-बरी रूल के अकॉर्डिंग क्या है कि किसी भी शेल में नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स n² होते हैं और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन किसी भी शेल में 2n² होते हैं। इसका नाम है बोहर्स-बरी रूल, ठीक है। आगे हम इसका एप्लीकेशन भी करेंगे तो टेंशन मत लेना। अगली क्या बात आती है
कि जैसे n की वैल्यू बड़ी होती है साइज और एनर्जी क्या होती है वो बढ़ती है। ये हमने चीज पढ़ी ली है, ठीक है। हमने बोहर मॉडल में पूरा ये पढ़ा था, साइज भी बढ़ रहा है और एनर्जी भी बढ़ रही है, पता है, क्योंकि हमारा -13.6 है वो किधर की तरफ जाता है, जीरो की तरफ, और ये इंक्रीज ही हो रही है एनर्जी। ये हमने अच्छे से पढ़ा था। ये नेगेटिव है, मतलब यहाँ पर सबसे कम एनर्जी होती है और जीरो की तरफ जा रहा है तो एनर्जी इंक्रीज हो रही है, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। ये किसने दिया था, बोहर ने। उसके बाद क्या बारी आती है, एजीमुथल क्वांटम नंबर, ठीक है। एजीमुथल क्वांटम नंबर ये हमें किसने दिया था, सोमरफेल्ड ने। मैंने तुम्हें बताया था सोमरफेल्ड क्या फाइन लाइंस के बारे में बता पाया था। इसका मतलब क्या हो गया कि ये जो क्वांटम नंबर है ये सोमरफेल्ड की है, मतलब ये क्वांटम नंबर सोमरफेल्ड ने ही दिया था, ठीक है। उसकी वजह से यही एल की वजह से ही हमारा वो एक्सप्लेन कर पा रहा था फाइन लाइंस के बारे में। वो भी बताऊंगा कैसे कर पा रहा था, उसकी टेंशन ना लो। अभी बस पहले हम क्वांटम नंबर्स के बारे में समझ लेते हैं, ठीक है। ये हमें क्या बताता है, इट रिप्रेजेंट सब शेल्स विद इन अ शेल, ठीक है। मतलब एक तरह से ये जो हम एड्रेस आया उसके बाद ये बता रहे हैं कितने फ्लोर्स है, ठीक है। रिलेट करके चलो, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये मुझे क्या बता रहा है, एक शेल में मेरे कितने सब शेल्स है, ठीक है। सब शेल्स कितनी है उसको मेरा कौन सा क्वांटम नंबर बताता है, एल बताता है। अगली बात क्या आती है, ये हमें शेप के बारे में बताता है ऑर्बिटल की। मतलब कि अगर मुझे एल की वैल्यू पता है तो मैं उसकी शेप बता सकता हूँ, वो भी मैं बताऊंगा कैसे। अभी बस ये पॉइंट समझते जाओ कि अगर मुझे एल पता है तो मैं उसकी शेप बता सकता हूँ, ठीक है। अभी हम एल निकालेंगे तो मैं साथ साथ शेप भी बता दूंगा, ठीक है। जैसे अगर मैं बोल दूं एल इज इक्वल टू 0 तो मैं माइंड में पिक्चर बना सकता हूँ क्या शेप होगी उसकी। एल इज इक्वल टू 1 शेप बन जाएगी मेरे माइंड में, मतलब ऐसे हम खेलने वाले हैं, ठीक है। अगला क्या है, अगर मुझे एक वैल्यू ऑफ एन पता है, ठीक है। अगर मुझे एड्रेस पता है, एक तरह से वैल्यू ऑफ एन पता है, तो देयर आर टोटल एन वैल्यूज ऑफ एन। मतलब क्या हो गया, अगर मैं बोल रहा हूं कि मेरे n इज इक्वल टू 1 है, इसका मतलब क्या हो गया, मेरा एक ही l की वैल्यू एग्जिस्ट करेगी, ठीक है। अगर n इज इक्वल टू 2 है तो मेरी दो वैल्यूज एग्जिस्ट करेगी, ठीक है। तो क्या हो गया, फॉर अ गिवन वैल्यू ऑफ n देयर आर टोटल n वैल्यूज ऑफ l, ठीक है। जिनकी रेंज क्या होगी, जिनकी रेंज होगी 0 से n-1, ठीक है। अभी एक्सप्लेन हो जाएगा जब मैं ये समझाऊंगा, ठीक है। मतलब टोटल एग्जिस्ट करेगी जितनी n की वैल्यूज होती है, ठीक है। लेकिन उनका रेंज क्या होगा, 0 से n-1, मतलब जो उनका नाम होगा। आइए समझाता हूं। मतलब क्या मैं बोल सकता हूं, l और n कभी बड़े नहीं हो सकते, इक्वल नहीं हो सकते, मतलब n हमेशा बड़ा ही रहेगा l से। इसको हम ये बोल सकते हैं कि जो n होगा वो हमेशा l से बड़ा ही रहेगा। क्यों, क्योंकि देखो हमारा 0 से n-1 आ रहा है, मतलब अगर मेरा n इज इक्वल टू 3 है तो मतलब क्या हो गया, l की वैल्यू मेरी 3 नहीं हो सकती कभी भी, ठीक है। इस बात को यूज करूंगा। देखो एग्जांपल देखो, अगर मान लो मुझे वैल्यू ऑफ n गिवन है, तो वैल्यू ऑफ n मान लो n इज इक्वल टू 1 है, तो इसका मतलब क्या हो गया, मेरी एक ही l की वैल्यू आएगी और उस l की वैल्यू क्या है वो मेरी, देखो 0 से n-1 तक, तो सबसे पहले 0 आएगी, ठीक है। तो l इज इक्वल टू 0 एक ही एग्जिस्ट कर रही है तो बस एक पर ही खत्म। जैसे मैंने l इज इक्वल टू 0 बोल दिया तो l इज इक्वल टू 0 का मतलब क्या होता है, मेरी s सबशेल कोडिंग दे रखे, मतलब l इज इक्वल टू 0 का मतलब s सबशेल। अगर मैंने बोल दिया n इज इक्वल टू 2, n इज इक्वल टू 2 का मतलब क्या है कि मेरे पास दो l एग्जिस्ट करेंगे, ठीक है। और उनकी वैल्यूज क्या होगी, 0, क्योंकि हमें पता है 0 से 1, मतलब क्या हो गया, n इज इक्वल टू 2 है तो 0, फिर हमारा क्या हो जाएगा n-1, 2 - 1 1, और 2 तो हो ही नहीं सकती क्योंकि n हमेशा l से बड़ा ही होगा, ठीक है। ये बात का ध्यान रखना, ठीक है। अगली बात क्या आ जाती है, n इज इक्वल टू 3। जैसे मैं n इज इक्वल टू 3 बोलूंगा तो तुम्हारे माइंड में क्या पिक्चर बननी चाहिए कि मेरे पास l की 3 वैल्यूज होगी। वो 3 वैल्यूज क्या क्या होंगी, वो होगी एक तो 0, ठीक है, एक 1, एक 2, मतलब जो दिया होगा ना 0 से स्टार्ट करके उससे एक नंबर पहले पे खत्म कर देना, ठीक है। तो 0 का मतलब क्या होता है, जैसे मैं l इक्वल टू 0 बोल रहा हूं तो वो डिनोट क्या करता है, s सबशेल। जैसे n इक्वल टू 1 मेरा k शेल बोल रहा था, वैसे ही l इक्वल टू 0 मेरा s सबशेल होता है, l इक्वल टू 1 p सबशेल होता है, ऐसे बस नाम है, ठीक है। l इक्वल टू 0 s, l इक्वल टू 1 p सबशेल, l इक्वल टू d सबशेल, ठीक है। ये हमारी सारी सबशेल है, ठीक है। अब एग्जांपल करूंगा तो मैं साफ समझ आ जाएगा, ठीक है। अगला क्या हो गया, n इज इक्वल टू 4। n इज इक्वल टू 4 का मतलब क्या हो गया, मेरी l की वैल्यू कितनी आएंगी, 4, और उनकी क्या क्या वैल्यूज होगी, 0, 1, 2, 3, बस थम जाओ। क्यों, क्योंकि अब वो l n के बराबर नहीं हो सकता, मतलब एक तरह से लगा लो कि बेटा अपने पापा से हमेशा छोटा ही रहेगा, ठीक है। तो मेरा क्या हो गया, l की वैल्यू 0, 1, 2, 3, तो s पहले का नाम l इक्वल टू 0 आ जाए तो s, 1 आ जाए p, 2 आ जाए d, 3 आ जाए f, ठीक है। ये मेरी क्या होगी, s सबशेल, p सबशेल, d सबशेल और f सबशेल, ठीक है। अगर मैं n इक्वल टू 5 कर दूंगा तो मेरी एक और आ जाएगी g सबशेल, ठीक है।
SPDFG, ठीक है, ऐसे चलता रहता है, लेकिन हमारी इससे ज्यादा जरूरत ही नहीं पड़ती, क्योंकि जितने हमारे पीरियोडिक टेबल है, जितने उसमें एलिमेंट्स है, वो सारे F तक में ही खत्म हो जाते हैं, ठीक है, तो हमें G की जरूरत ही नहीं पड़ती, ठीक है। अगली बात क्या आती है, बहुत इंपॉर्टेंट है, जो वैल्यू ऑफ ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, ठीक है। अगर मुझे ऑर्बिटल का एंगुलर मोमेंटम निकालना, तो द वैल्यू ऑफ ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, ठीक है, उसमें मत जाना कि क्या होता है, वो एग्जैक्ट तुमसे ही पूछेगा कि ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम बताओ, ठीक है। जैसे अभी तुम पढ़ते आ रहे लीनियर मोमेंटम, ठीक है, और क्या पढ़ा तुमने लीनियर के बाद, एंगुलर मोमेंटम पढ़ा, ये क्या ऑर्बिटल का एंगुलर मोमेंटम है, ठीक है। अगर मुझे किसी का भी ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम बताना है, तो वो मेरा एजिमुथल क्वांटम नंबर की हेल्प से ही निकलता है। मतलब क्या हो गया, उसका एक फॉर्मूला होता है h/2 √L+1, ठीक है, ये मेरा फॉर्मूला होता है, डायरेक्ट फॉर्मूला, इसमें कुछ ज्यादा सोचना नहीं है। वो तुमसे डायरेक्ट पूछेगा कि ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम बताओ L = 3 का, तो यहाँ पर 3 पुट कर दो, L = 1 का, तो यहाँ 1 पुट कर दो। अगर वो बोल दे ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम बताओ P सबशेल का, तो तुम्हारे दिमाग में P सबशेल से सीधा क्या आ जाना चाहिए कि वो L = 1 की बात कर रहे हैं, ठीक है। मतलब इन दोनों को याद रखना, 1 का मतलब P होता है, ठीक है, ऐसे याद रखो, 0 का मतलब S होता है, ठीक है। अब मैंने तुम्हें बोला कि डिटरमाइन द शेप ऑफ ऑर्बिटल्स, अब तुम कह रहे हो कि सर शेप कैसे पता, शेप का मतलब ये है, अगर मेरा L = 0 आ रहा है, इसका मतलब S सबशेल है अगर, तो ये बात आती है कि मेरा जो S सबशेल जो होती है वो स्फेरिकल होती है, ये मैं आगे शेप्स में पढ़ेंगे, ठीक है। S सबशेल जो होती है वो स्फेरिकल होती है, ठीक है। अगर मैं बात करूं P सबशेल, वो P सबशेल में ऑर्बिटल्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, डबल शेप, D होते हैं डबल डबल, F कॉम्प्लेक्स होते हैं, मतलब कि अभी मैं आगे पढ़ाऊंगा, उसकी टेंशन ना लो, बस मैं ये बता रहा हूं कि जैसे मुझे पता चल गया SPDF, तो मैं उसकी शेप के बारे में सोच सकता हूं, ठीक है। शेप क्या होगी, स्फेरिकल हो सकती है, डबल डबल डबल, ठीक है, आगे जाके कॉम्प्लेक्स हो जाती है, तो वो मैं आगे पढ़ाऊंगा, बस ये बता रहा हूं कि हम उससे निकाल सकते हैं, ठीक है। अब तीसरा क्वांटम नंबर मेरा कौन सा आता है, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, ठीक है, जो किसने दिया था, जीमन ने, ठीक है। जो तुमने जीमन इफेक्ट पढ़ा था, उसमें हमारा जो एक्सप्लेनेशन आती है, जो हम पढ़ रहे थे कि वहां स्प्लिटिंग होती है, वो यही क्वांटम नंबर की हेल्प से हम दे सकते हैं, ठीक है। अभी मैं तुम्हें एक्सप्लेन करूंगा, पहले इसके बारे में समझ लेते हैं, ठीक है। ये क्या बताता है, इट रिप्रेजेंट्स द ओरिएंटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड इन 3D स्पेस, ठीक है। ये क्या बता रहा है कि मेरे जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, अभी तो हमें ये पता चल गया कि भाई शेल कौन सी है, फिर सब शेल कौन सी है, अभी हमें ये बताएगा कि उसका 3D और मतलब 3D स्पेस में ओरिएंटेशन क्या है, वो XY प्लेन में, YZ प्लेन में, कौन से प्लेन में है, उसका ओरिएंटेशन इस स्पेस में कैसा है, ठीक है। तो इसकी बात क्या हो गई, अगर मुझे एक m की वैल्यू पता है, तो उसके कोरोस्पोंडिंग एक ऑर्बिटल होता है मेरा, ठीक है। मतलब क्या हो गया, फॉर ईच वैल्यू ऑफ m देयर एग्जिस्ट एन ऑर्बिटल, ठीक है। अगला क्या हो गया, जो वैल्यू ऑफ m होती है उसकी रेंज क्या होती है, -L से +L तक, और वो 0 से क्रॉस होकर चलती है, ठीक है। -L से चलते चलते हम +L तक पहुंचेंगे 0 के थ्रू, ठीक है। अब देखो एग्जांपल भी दूंगा, भी देखो, अगर मुझे नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स बताने हैं एक सब शेल में कितने हैं, तो उसका फॉर्मूला क्या हो गया, 2L+1, ठीक है। इसको यूज करेंगे, अपने आप याद हो जाएगा, जरूरत नहीं पड़ती है फॉर्मूला भी याद करने की, हो जाता है अपने आप, ठीक है। इसका मतलब क्या हो गया, फॉर अ गिवन वैल्यू ऑफ L देयर आर टोटल 2L+1 वैल्यूज ऑफ m, ठीक है। चाहे तुम उसको बोलो इन टर्म्स ऑफ ऑर्बिटल या इन टर्म्स ऑफ m, एक ही बात है, दोनों m और ऑर्बिटल्स एक ही बात होगी, ठीक है। एग्जांपल देखो, अगर मैं S सब शेल की बात कर रहा हूं, ठीक है, उसके लिए मेरा L 0 होता है, तो निकाल लो कितने मेरे पास ऑर्बिटल्स होंगे, L 0 के लिए कितने आ गए, 1, मतलब क्या हो गया, मेरी वैल्यू क्या आ गई, 1, मतलब m की वैल्यू क्या हो सकती है, -L से +L तक, ठीक है। यहाँ पर 0 है, तो 0 तो प्लस माइनस कुछ होता ही नहीं, तो a की वैल्यू भाई, इससे हमें क्या पता चला, a की वैल्यू है, और वो वैल्यू क्या है मेरी, m = 0, मतलब क्या हो गया, S सबशेल कंटेन 1 ऑर्बिटल ओनली, ठीक है, जिसको हम S ऑर्बिटल बोल देते हैं, ठीक है, उसका नाम क्या हो जाता है, S ऑर्बिटल। अब अगली बात क्या आ रही है, फॉर P सबशेल, ठीक है। P सबशेल के लिए हमें पता है, जैसे ही मैं P सबशेल बोलता हूं, तुम्हारे माइंड में क्या क्लिक होगा, L = 1, तो मेरा L = 1 हो गया, फॉर्मूला में पुट करो, तो मेरे पास टोटल वैल्यूज कितनी आ गई, 3। वो 3 वैल्यूज कैसे आ जाएगी, -L से शुरू हो जाओ, -L क्या हो गया, -1, फिर 0, फिर +1, तो मेरी 3 वैल्यूज आ गई, तो m की वैल्यूज क्या आ गई, 0 +-1, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो गया, अगर मैं बोल सकता हूं कि मेरे P सबशेल में 3 ऑर्बिटल्स होते हैं, हम 3 ऑर्बिटल्स का नाम क्या है, px, py और pz, ठीक है। 3 ऑर्बिटल्स का नाम क्या है, px, py और pz, ठीक है। हम एक बोल देते हैं कि py मेरा क्या होता है, pz क्या होता है, 0, px होता है +1, py होता है -1, ठीक है। ये कन्वेंशन बना रखी है, लेकिन हर जगह वैलिड नहीं करते, ठीक है। तो फिर भी तुम कोशिश करना कि वैसे तो किसी को भी तुम 0 मान सकते हो, किसी को भी +1, किसी को भी -1, ठीक है। लेकिन कन्वेंशन के हिसाब से हमारा क्या, z वाले को 0 बोल देते हैं, +1 वाले को px, -1 वाले को py, ठीक है, बस बोल देते हैं, ऐसा नहीं है कि फास्ट रूल है, ठीक है।
अगला क्या, अगर मैं डी सब शेल के लिए बात करूं, ठीक है, तो खुद निकालो, L इक्वल टू 2 होता है उसके लिए, तो 2L प्लस 1 जब मैं पुट करूंगा तो मेरे पास 5 वैल्यूज आ जाएगी। तो 5 मतलब क्या हो गया, -2 से स्टार्ट करो, फिर -1, फिर 0, फिर +1, फिर +2, तो ये मेरी 5 m की वैल्यूज आ जाती है। तो m की वैल्यूज क्या होगी, 0 +, -1 + -2, ये कॉम्पैक्ट फॉर्म में लिख दिए इसको, ठीक है। तो वो 5 ऑर्बिटल्स मिल गए मुझे डी सब शेल में, और 5 ऑर्बिटल्स कौन से, dxy, dyz, dzx, dx2 - y2 और dz2, ठीक है, ये बस उनके नाम है, ठीक है। और इसमें भी एक तरह से नोटेशन कन्वेंशन ले रखी है, कई बुक्स में मिलेगी, हर जगह फॉलो नहीं होती, तो घबराना मत, ठीक है। इसके लिए हम क्या बोल देते हैं, 0 है, ठीक है। इसके लिए मैं क्या बोल देता हूं, इसके लिए 0 बोल देते हैं, और इसके लिए मैं क्या बोल देता हूं, -2, इसके लिए +2, ठीक है, इसके लिए +1, इसके लिए -1, ठीक है। इतना याद करने की जरूरत नहीं है, बस मैं बता रहा हूं कि कहीं जगह पर ऐसे मिल जाता है, ठीक है। वो क्या मिलता है, ये 0 मतलब m = 0 इसको बोल देते हैं, m = +2 इसको, m = -2 इसको, ठीक है, +1 इसको, -1 इसको, ठीक है। ऐसा याद करने का मैं नहीं बोलूंगा, मुझे खुद पसंद नहीं है, क्योंकि ये कुछ भी हो सकता है, ठीक है, लेकिन कई बार ऐसे बोल देते हैं, तो याद रख लेना, अगर जरूरत पड़े तो यूज कर लेना इसको, ठीक है। अगली बात क्या आती है, स्पिन क्वांटम नंबर, ठीक है। स्पिन क्वांटम नंबर किसने दिया था, गोल्डस्मिथ एंड उलेनबेक, पता नहीं अजीब ही नाम है, ठीक है। अब बात क्या होती है, ये मुझे क्या बताता है, मैंने तुम्हें उस दिन बताया था कि ये वाला जो क्वांटम नंबर है, ये क्या श्रोडिंगर इक्वेशन के सॉल्यूशन से पैदा नहीं हुआ, मतलब उसके माँ बाप श्रोडिंगर इक्वेशन नहीं है, ठीक है, वो अलग से आता है, ठीक है। वो हमें क्या बताता है, स्पिन के बारे में बताता है, इलेक्ट्रॉन, क्योंकि हमें देखो अभी तक हम रेवोल्यूशन की बात कर रहे थे, रोटेशन की तो बात करते ही नहीं है, तो ये क्या होता है, ये रोटेशन के बारे में बात करता है। तो क्या, इट गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट द स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन, स्पिन कैसी है उसकी, कैसे घूम रहा है, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज अपने एक्सिस पे, ठीक है। अगली बात क्या होती है, देखो अगर हमें पता है जो इलेक्ट्रॉन है वो चार्ज पार्टिकल है, ठीक है, तो जो चार्ज पार्टिकल होता है अगर वो स्पिन करेगा तो वो एक मैग्नेटिक मोमेंट क्रिएट करता है। मैग्नेटिक मोमेंट क्या होता है, फिर फिजिक्स उसकी, हमारी केमिस्ट्री में फिजिक्स बार बार आती ही रहती है, तो मैग्नेटिक मोमेंट का ये मतलब समझ लो कि मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, ठीक है, मतलब एक तरह से मैग्नेट की तरह काम करता है, ठीक है। मैग्नेटिक मोमेंट का मतलब वो इतना मान लो, ठीक है। तो इट स्पिन्स क्रिएट अ मैग्नेटिक मोमेंट विच कुड बी इधर, वो क्लॉकवाइज भी हो सकती है, एंटी क्लॉकवाइज भी। तो मैं अगर इसको बिल्कुल सरल भाषा में बोलूं तो मैं ये बोल सकता हूँ, जो मेरी स्पिन होती है वो एंटी क्लॉकवाइज भी हो सकती है और क्लॉकवाइज भी, ठीक है। तो इफ द स्पिन इलेक्ट्रॉन स्पिन्स इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन, तो मैं स्पिन को बोल देता हूं हाफ, ठीक है। स्पिन हाफ वही है, कन्वेंशन से ले रखा है, उसको मैं ऐसे दिखा देता हूं, दिखाने का तरीका क्या है, सीधा एरो, ठीक है। अगर एंटी क्लॉकवाइज में रोटेट कर रहा है अपने एक्सिस पे, तो -हाफ, उसको हम दिखाते हैं नीचे की तरफ एरो करके, ठीक है। अब देखो एक बात ध्यान रखना, एक ऑर्बिटल बस 2 इलेक्ट्रॉन कर सकता है, वो भी एक रूल भी पढ़ेंगे, ठीक है, और उन दोनों की अपोजिट स्पिन होती है, मतलब अगर एक ऐसे है, ठीक है, दूसरा ऐसे, एक तरह से समझ लो अगर तुम 2 दोस्त एक बेड पर सो रहे हो तो तुम ज्यादा कन्वीनियंट कब होते हो, जब एक का मुंह इधर हो एक का इधर, जब दोनों ऐसे सोते हो टाइट हो जाते हैं ज्यादा, तो हम क्या प्रेफर कर लेते हैं कि भाई एक इधर भी मुंह करके सो रहा है, एक उधर की तरफ, ठीक है। तो वैसे ही होगा कि इलेक्ट्रॉन जो होता है, जो ऑर्बिटल होता है, वो 2 इलेक्ट्रॉन्स एकोमोडेट कर सकता है, ठीक है। अब देखो जैसे मेरा ऑर्बिटल और एंगुलर मोमेंटम आया था, क्यों, क्योंकि वो रेवोल्यूशन की वजह से आया था उसके अराउंड न्यूक्लियस के, अगर मैं अपने एक्सिस पर रोटेट कर रहा हूं उसकी वजह से भी एक एंगुलर मोमेंटम बनता है, उसको हम क्या बोल देते हैं, स्पिन एंगुलर मोमेंटम। तो मैं क्या बोल सकता हूं, द एंगुलर मोमेंटम दैट अराइजेस ड्यू टू द रोटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन अलोंग इट्स एक्सिस इज कॉल्ड स्पिन एंगुलर मोमेंटम, और उसका फॉर्मूला क्या हो जाता है, ठीक है। इसमें देखो एस की वैल्यू हमें तो पता ही है, या हाफ होगी या -हाफ, तो मतलब जो म्यू, इसको म्यू एस बोल देते हैं, ठीक है, स्पिन क्वांटम नंबर को, तो इसका फॉर्मूले में एस की वैल्यू 2 ही हो सकती है, +हाफ या -हाफ, तो ये हमारे क्या हो गए, चारों क्वांटम नंबर्स हो गए। अगली बात क्या आ रही है, अभी हमने जो सबसे पहले किया था, सेकंड नंबर पे किया था, जो एल किया था हमने, ठीक है, एजीमुथल क्वांटम नंबर, उसको एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर भी बोलते हैं, ठीक है। उसको एक और नाम भी होता है, उसको एक तरह से सेकेंडरी क्वांटम नंबर भी बोल देते हैं, और सब्सिडियरी क्वांटम नंबर, ठीक है, उसके नाम है, ठीक है। तो उसमें ऐड कर लेना, ठीक है। तो मेरे चारों क्वांटम नंबर्स हो गए कंप्लीट। अब हमें क्या बात करनी है, अब हमें एटॉमिक ऑर्बिटल्स की शेप की बात करनी है, ठीक है। अगर मैं नॉर्मली बात करूं, सबशेल की बात करूं, तो मैं जब बोल रहा था एस सबशेल है, ठीक है, एस सबशेल में मैंने क्या बोला था, उसकी क्या शेप होगी, स्फेरिकल होगी, ठीक है, बता ही दिया था। पी सबशेल है, पी सबशेल में मेरे जो ऑर्बिटल्स है उनकी शेप मैंने तुम्हें बताई थी, क्या होती है, डम्बल शेप, ठीक है। डी सबशेल में जो मेरे ऑर्बिटल्स होते हैं उनकी क्या शेप होती है, वो होती है मेरी डबल डम्बल शेप,
ठीक है। जो एफ ऑर्बिटल होते हैं उनकी कॉम्प्लेक्स होती है, ठीक है, उनके बारे में हम इतना ज्यादा नहीं पढ़ते हैं, ठीक है। और एक बात ध्यान रखना, अगर तुम्हें पूछना है क्या होता है एस पी डी एफ, ठीक है, जनरल नॉलेज के लिए कोई पूछता नहीं। एस का मतलब क्या होता है शार्प, ठीक है, पी का मतलब क्या होता है प्रिंसिपल, डी का मतलब डिफ्यूज्ड, ठीक है, और एफ का मतलब क्या होता है, एफ का मतलब होता है फंडामेंटल, ठीक है। ये कोई पूछता नहीं है कि इनकी फुल फॉर्म, इनका मतलब क्या है, वो कोई लेना देना नहीं है, ना इनकी प्रॉपर्टी से कुछ लिंक है, बस उनका नाम होता है, कहां से आए हैं ये, ठीक है, हमें उस पर नहीं जाना। अब बात आती है हमारी जो सब सारे एटॉमिक ऑर्बिटल्स अभी हमने पढ़े उनकी शेप कैसे होती है, ठीक है, तब हम उनकी शेप्स के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहला कौन सा आता है मेरा एस ऑर्बिटल, ठीक है। तो एस ऑर्बिटल की शेप मेरी क्या होती है स्फेरिकल, ठीक है, तो एस ऑर्बिटल की मेरी शेप क्या होगी स्फेरिकल, ठीक है, ये तो सिंपल सा है, कुछ भी नहीं है। अगला क्या आता है मेरे पी ऑर्बिटल्स, ठीक है, तो पी ऑर्बिटल्स की शेप हमारी होती है डम्बल। तो मैं इसको कैसे बना सकता हूं, ठीक है, ये मेरी क्या होगी डम्बल। ध्यान देना यहां पर एक्सिस के बारे में, ठीक है, ये मेरा एक्स है, ये वाई। अगर मेरा डम्बल जो बना है वो एक्स पे है तो इसका नाम क्या हो जाता है पी एक्स, ये मेरा पी एक्स ऑर्बिटल है। अगर मेरा ऑर्बिटल जो है, ठीक है, वो मेरा क्या है वाई एक्सिस पे, ठीक है, तो मेरा नाम क्या हो जाता है पी वाई। अगला तीसरा क्या है, देखो अब ये 2D बोर्ड है, तो या तो मैं इसको ऐसे बना सकता हूं कि ऐसे डॉटेड से दिखा रहा हूं, ये डॉटेड मेरा क्या है, ये मेरा ऐसे एक्सिस जा रहा है, ठीक है, उसके ऊपर है, ठीक है, तो मेरा ये जेड एक्सिस हो गया, ठीक है, या मैं ऐसे दिखा सकता हूं, लेकिन बच्चे इसको समझ लेते हैं कि बीच में है, ठीक है, तो मैं इसलिए तुम्हें कंफ्यूज नहीं करूंगा, तो तुम इसको ऐसे बनाओ तो ज्यादा बढ़िया रहेगा। हम इसको बनाएंगे ऐसे ही, ठीक है, ऐसे ही, लेकिन अब हम क्या कर देंगे, यहां पर हम लिख देंगे जेड एक्सिस है, ठीक है, ऊपर वाला वाई लिख लो, एक्स लिख लो, एक ही बात है, तीसरा अपने आप ही इस बोर्ड के ऐसे बन जाएगा, ठीक है, दो एक्सिस तो इस बोर्ड पे, तीसरा ये बन गया, ठीक है, तो ऐसे लिखोगे तो तुम्हें याद रहेगा ये जेड एक्सिस है, ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखना। अब ये इसके बाद हमारे कौन से आते हैं सारे डी ऑर्बिटल्स, ठीक है। अब देखो सबसे पहले मैं बना रहा हूं, इसमें मेरा क्या डबल डबल शेप है, ठीक है, तो ये मेरा क्या हो गया, ये अगर मेरा एक्स और वाई है तो इसका नाम मेरा क्या हो गया डी एक्स वाई, ठीक है, ये मेरा डी एक्स वाई ऑर्बिटल है, ठीक है। अगला मेरा क्या है, देखो मैं बना से मेरा हूं, यहां पे एक्सिस पर बस ध्यान दो, एक्सिस पे क्या, ये मेरा एक्स और जेड, तो ये मेरा क्या बन गया डी एक्स जेड। तीसरा मेरा, अब मैं क्या कर रहा हूं, बनेगा मेरा ऐसा ही, ठीक है, बस उसकी ओरिएंटेशन अलग है, हमने पढ़ा ही तो बस ओरिएंटेशन ही अलग होती है। तो यहां पर मेरा कौन से हो गया, एक्स वाई बन गया, एक्स जेड बन गया, और अब वाई जेड, ठीक है, ये मेरा क्या हो गया डी वाई जेड। अब जो अगले बाकी तो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एक मेरा क्या है, देखो एक है मेरा डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, वो बनता है हमारा एक्सिस के ऊपर, क्या होता है डबल नंबर लिया, इसका नाम क्या होता है डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। अब अगला जो आता है जो लास्ट, वो हमारा डी जेड स्क्वायर, वो हमारा कैसा होता है, वो हमारा एक तरह से लोज मोटी भी होती है, और यहां पर मेरा क्या होता है रिंग होती है, ठीक है, ये मेरी रिंग होती है, ठीक है, सरफेस में मतलब इस वाले प्लेन में रिंग है और ये मेरा ऊपर नीचे, तो ये मेरा क्या हो गया, ये मेरा बन गया डी जेड स्क्वायर। ये मेरा क्या हो गया जेड एक्सिस है, ठीक है, ये मेरा जो ऊपर वाला है ये जेड एक्सिस है, और ये मेरा क्या है एक्स वाई प्लेन है, ठीक है, ये मेरा क्या है एक्स वाई प्लेन। तो इस बात का ध्यान रखना, इन दोनों की शेप बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसकी जो लोब होती है वो मोटी होती है, वो हम पढ़ेंगे केमिकल बॉन्डिंग में क्यों मोटी होती है, ठीक है, वो वहां की पार्ट है कि ऐसा क्यों होता है, ठीक है। तो ये सब की हमने शेप्स कर ली। फर्क क्या है, जो डी एक्स वाई वाई जेड और ये हमारे एक्सिस के बीच में आते हैं, ठीक है, और ये जो दोनों है वो मेरे एक्सिस के अलोंग आते हैं, मतलब जो मेरा एक्सिस है उसी के ऊपर बैठ के राज करते हैं। ये मेरा क्या हो गया एक्स, ये मेरा हो गया वाई, ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखना। लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा अलग है, ये वाला जो प्लेन मैंने दिखाया ये मैंने पूरा एक्स वाई प्लेन को ही बता दिया, मतलब मेरा प्लेन कैसे है, देखो अगर मैं तुम इमेजिन करना चाहूं ऐसे है ये, ठीक है, ये मेरा इस प्लेन में है ये वाली रिंग, ठीक है, तो ये ऐसे हमारी क्या हो गई शेप्स हो गई सारी।